फ्रेंड्स, आप सबका सरस्वती बायोमंत्रा यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन, स्वागत। माई सेल्फ डॉक्टर चेतन जोशी फ्रॉम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। मैं आप लोगों से लास्ट टर्म के ऊपर मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की हमने बात की थी, जिसमें मैंने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। पहला पॉइंट जो था कि स्पर्मेटोजोआ का ओवम तक अप्रोच कैसे हुई। दूसरा हमने पढ़ा कैपिसिटेशन। थर्ड पढ़ा कि हमने स्पर्म का ओवम से कांटेक्ट यानी एक्रोसोमल रिएक्शन। आज हम लोग बात करेंगे कि जब स्पर्म ओवम से कांटेक्ट कर लेता है तो फिर ओवम में क्या चेंजेस आते हैं, यानी ओवम का एक्टिवेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन ऑफ ओवम, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन कह दीजिए या एक्टिवेशन ऑफ ओवम। इसको हम 3 स्टेप्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, निषेचन शंकु का निर्माण। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, निषेचन झिल्ली का निर्माण। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे उपापचयी क्रियाएं, या जिनको आप लोग बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन 3 पॉइंटों के ऊपर। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, ये क्वेश्चन अकेला कई बार फुल क्वेश्चन के रूप में एग्जाम के अंदर आ जाता है। डिस्क्राइब द एक्टिवेशन ऑफ ओवम और कॉर्टिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन के दौरान ये परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा गया अकेला, और एक्चुअल में आपके सिलेबस का पिन पॉइंट भी यही है, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। इसलिए इसको बहुत ध्यान से एक ही चीज को समझना। सबसे पहले कि फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण कैसे होता है। स्पर्म जैसे ही ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, स्पर्म जैसे ही ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट साइट पर ओवम के अंदर एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, एक उभार डेवलप होता है, एक शंक्वाकार रचना बनती है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को हम फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कोन। यानी कि यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये देखेंगे आप लोग, ये यहां पर क्या है साहब, स्पर्म है। ये स्पर्म जो है वो यहां पर आप लोग बताएंगे, ये यहां पर क्या हो गया साहब, ओवम। जैसे स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो ओवम की सरफेस पर, जहां पर कांटेक्ट साइट के ऊपर एक यहां पर बताएंगे क्या बन जाता है, एक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर बन जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर जो बनी, ये जो कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर जो बनी है, इस कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। तो फर्टिलाइजेशन कोन जो है ये मैमल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर अब ये जो सेकंड जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हम लोग यहां पर बताएंगे कि गोल्जी बॉडी के द्वारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है। ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी की वेसिकल से होता है। तो गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाती है। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में 2 प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं। 2 प्रकार के मटेरियल कौन कौन से? एक पाया जाता है इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, एक पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है ये एक्चुअल में म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है ये विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है ये हाईली लेयर के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। दोबारा ध्यान दे लीजिए, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि गोल्जी बॉडी के द्वारा
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मैच्योर होकर ये ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे अरेंज हो जाते हैं। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में दो प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं, दो प्रकार का मटेरियल। एक कौन सा होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, एक आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इलेक्ट्रॉन डेंस जो मटेरियल है इसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। और आप सब जानते हैं और नहीं जानते तो याद रख लीजिए कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो पॉलीस्पर्मी को रोकती है, यानी कि ओवम के अंदर एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकेगी। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स की एंट्री को रोकेगा। जब एक स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाता है तो बाकी के जो दूसरे स्पर्म है, यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा जो हमारे जीवन के अंदर भी जुड़ा हुआ है, हम लोगों की लाइफ में भी जुड़ा हुआ है। जब हमारा डेवलपमेंट होता है उस समय आप सोचिए कि एक मदर जो है उसके ओवम के साथ में एक फादर के जो स्पर्म जब आते हैं तो कितने स्पर्म यानी मिलियन स्पर्म्स होते हैं। उन मिलियन स्पर्म्स में से तो उन मिलियन स्पर्म्स में स्ट्रगल होता है, उनमें से केवल एक स्पर्म जो है वो ओवम को फ्यूज कर पाता है, ओवम से फ्यूज होता है और बाकी के दूसरे जो स्पर्म्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यही हमारी लाइफ का फंडा है कि हमें लाइफ के अंदर भी क्या करना पड़ रहा है, अपने आसपास में कंपटीशन करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है और स्ट्रगल करके हमें आगे आना पड़ता है। तो वही सेम स्थिति वहां पर है कि मिलियन स्पर्म में से केवल एक वो स्पर्म लकी था जिसने आपका और मेरा डेवलपमेंट किया है। मतलब आपका डेवलपमेंट जिस स्पर्म से हुआ है, मेरा डेवलपमेंट जिससे हुआ है, तो उसी तरह से मेरा एक बहुत सिंपल सी बात है कि ओवम के साथ में स्पर्म का फ्यूजन जो है, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में इलेक्ट्रॉन डेंस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या बनाएगा, आपका हाईली लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ये सीआरसी में देखने को मिलता है। अब मैं यहां पर एक डायग्राम के द्वारा आपको ये चीजें बता रहा हूं, पहले इसको रफली डायग्राम को समझ लीजिए, फिर मैं एक रफ डायग्राम और बनाकर रीजन बॉक्स में बता दूंगा। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये पेरीविटेलाइन स्पेस कहलाता है, ये गोल्जी बॉडी है और ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स है। ये जो गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स है वो यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेंगी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्जी बॉडी से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बन गया। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे अरेंज हो जाते हैं। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा हुआ रहता है। अब जैसे ही स्पर्म ओवम को एक्टिवेट करता है तो क्या होगा, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रप्चर हो जाते हैं। इनके रप्चर होने से क्या होगा, यहां पर इनसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड रिलीज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर डिसॉल्व हो जाती है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। यानी कि पीतक झिल्ली और म्यूकोपॉलीसेकेराइड दोनों मिलकर निषेचन झिल्ली या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं और बाकी का जो पेरीविटेलाइन वाला जो स्पेस था वो यहाँ पर हाइलिन लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है। देखिए मैं यहीं पर आपको एक बार डायग्राम बनाकर बता रहा हूं, समझ लीजिए। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम की, ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन और ये कहलाता है पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस कहलाता है। और यहां पर यदि आप लोग देखें तो ये है गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी और ये गोल्जी बॉडी की क्या हो गई, वेसिकल्स, ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स हैं ये आकार में बड़ी होकर और ये क्या बना देती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बना देती है।
क्या बना देती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है। अब क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये आपकी कौन सी मेम्ब्रेन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और यहां पर यदि आप लोग देखें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो यहां पर आकर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ये सारे यहां पर क्या अरेंज हो गए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये आपकी वही विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपकी नहीं ओवम की, और ये आपके क्या हो गए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब क्या होगा, अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पर फटेंगे। ये देखिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये फट गए। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पर क्या हो गए, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पर फट गए। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, और यहां से म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है वो रिलीज हो गया। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ये क्या हो गया, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। यहां पर अगर हम लोग बात करें म्यूकोपॉलीसेकेराइड, अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होकर यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हुआ। यहां पर यदि हम लोग देखें तो ये तो बन गई फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये यहां पर बन गई हायलिन लेयर, और ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि रिपेयर हो गया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, यानी कि ये पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है। तो ये जो डायग्राम है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस चीज को आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, इस तरह से आप लोग इसको ड्रॉ इजीली कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकती है, अर्थात ओवम में एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोक देती है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। यूथेरियन मैमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं होता, तो यहां पर पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कौन करेगा, कल भी मैंने डिस्कस किया था, एसिडिक मीडियम, जो कि हाइड्रोजन आयन के कारण बनता है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करेंगे। यहां पर एसिडिक मीडियम जो है वो ओवम के कारण भी डेवलप होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहली चीज तो यह है कि ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयन, ग्लाइकोल और जल, और साथ में आप लोग बताएंगे इथाइलिन के प्रति परमिएबल हो जाती है। पॉइंट 1 याद रखिए, अंडे की प्लाज्मा झिल्ली यानी ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जल के प्रति, ग्लाइकोल के प्रति, जल, ग्लाइकोल और इथाइल और पोटेशियम आयन के प्रति
परमिएबल हो जाती है। दूसरा पॉइंट आप लोग बताएंगे, यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहां पर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, यानी कि यहां पर पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है। यहां पर ग्लाइकोजन जो है वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन के उपभोग की दर कम या अधिक हो जाती है। अब ऑक्सीजन के उपभोग की दर कम किस किस में होती है? फ्रॉग के अंदर होती है, टोड के अंदर होती है, कीटोप्टेरस के अंदर होती है। फ्रॉग और टोड तो एम्फीबिया क्लास में आते हैं, कीटोप्टेरस जो है फाइलम एनिलिडा की क्लास पोलीकीटा का मेंबर है, जिसको आप लोग पैडल वर्म भी कहते हैं। और इंक्रीज किस में होगी? सी अर्चिन के अंदर होगी, पेट्रोमाइजोन जिसको सी लैम्प्रे भी कहते हैं के अंदर होती है। तो यहां पर आप लोग बताएंगे पहला पॉइंट कि प्लाज्मा झिल्ली जो है, अंडे की प्लाज्मा झिल्ली यानी कि ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन, परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर ग्लाइकोल एंड परमिएबल फॉर इथाइलिन। सेकंड पॉइंट आप लोग बताएंगे कि यहां पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू क्या नाम है, मोनोसेकेराइड फॉस्फेट, या मैं कह सकता हूं कि ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट कह दीजिए, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट कह दीजिए, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। साथ में बताएंगे यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन का रेट या तो ज्यादा या क्या हो जाता है? कम। तो ऑक्सीजन के उपभोग की दर कम किस किस में होती है? टोड, फ्रॉग, कीटोप्टेरस। और ऑक्सीजन का लेवल किस में बढ़ेगा? कम तो किस में होगा? टोड में होगा, फ्रॉग में होगा, और किस में होगा? कीटोप्टेरस में। और लेवल किस में इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन के कंजम्पशन का? आप एग्जांपल बताएंगे पेट्रोमाइजोन, एग्जांपल बताएंगे सी अर्चिन। फिर उसके बाद में आगे हम लोग चले, यहां पर हम लोग, मैं ये वाला पार्ट थोड़ा काम में लेना चाहता हूं, जिसमें आपको चीजें जो डायग्राम बना रखा वो समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है, ये ओवम है, ये साथ क्या है? ओवम। जैसे स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो क्या होगा? ओवम के अंदर यहां पर हाइड्रोजन आयन तो बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन आयन का तो क्या होगा? ई फ्लक्स होगा। सोडियम आयन अंदर जाएगा और कैल्शियम आयन भी अंदर जाएगा। सोडियम अंदर जाएगा तो क्या होगा? मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी, यहां पर मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा। अब देखिए सोडियम अंदर गया, कैल्शियम अंदर गया, हाइड्रोजन बाहर निकला, तो बाहर हाइड्रोजन बढ़ा तो पीएच का मान क्या हो गया? कम। तो यहां पर मीडियम कैसा बन गया? एसिडिक मीडियम बन गया। और ये एसिडिक मीडियम जो है ये क्या करेगा? पॉलीस्पर्मी को रोकेगा, यानी कि बहु शुक्राणुता को क्या करेगा? रोकता है, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। कंसेप्ट क्लियर? दूसरी चीज, यहां पर मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई। अब ये जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन जो है ये मेम्ब्रेन पर सिग्नलिंग करेगा, जिसके कारण क्या होगा? एनएडी काइनेज एंजाइम सक्रिय होगा। एनएडी काइनेज एंजाइम के सक्रिय होने से एनएडी का फॉस्फोराइलेशन जो है वो किसमें हो जाता है? एनएडीपी में। यहां पर एटीपी खर्च होगा। क्या बताया मैंने कि कैल्शियम आयन के कारण क्या हुआ? एक सिग्नलिंग और डेवलप हो गई, एनएडी काइनेज एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। एनएडी काइनेज एक्टिवेट होकर एनएडी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एनएडीपी में। और यहां पर फॉस्फेट कहां से मिलेगा? एटीपी से। और एनएडी से क्या बनेगा? एनएडीपी। एनएडी का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनिन
डाई न्यूक्लियोटाइड, और साथ में क्या लग गया फॉस्फेट, तो क्या बोलेंगे निकोटिनामाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यहां पर हम लोग इसको कहेंगे। तो यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच जो है वो तो क्या हुई कम, और यहां पर आप लोग बताएंगे इंट्रा सेलुलर पीएच का मान बढ़ जाता है। ये जो मेटाबॉलिक चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। थैंक यू गाइस, थैंक यू।